नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति की। क्या रही 1857 की क्रांति, किस प्रकार से इसे भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का नाम दिया गया, इसका कारण क्या रहा, विभिन्न क्षेत्रों में इसको लेकर के क्यों विद्रोह किए गए, इन तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सेशन आपके इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1857 की क्रांति से विभिन्न एग्जामों में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं उनको सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। तो आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के लिए कुछ आपके सैनिकों के द्वारा और विभिन्न हिस्सों में अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के यहाँ पर क्रांति की गई थी ब्रिटिशों के खिलाफ। इसीलिए ये क्रांति जो हुई थी 1857 में शुरू होती है, इसीलिए इसे 1857 की क्रांति का नाम दिया जाता है। क्या रहे इसके कारण? इसके कई कारण थे। इसके कारण की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला कारण हम लोग देखेंगे राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण यानी राजनीतिक कारण इसके क्या था, इसकी बात करेंगे। इसके बाद इसके सामाजिक कारण क्या थे, इस पे हम लोग बात करेंगे। और सामाजिक कारण के साथ साथ इसके आर्थिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण के अलावा हम लोग देखेंगे सैनिक कारण, और सैनिक कारण के साथ साथ हम लोग बात करेंगे धार्मिक कारण के बारे में, और धार्मिक कारण के साथ साथ हम लोग बात करेंगे तात्कालिक कारण का। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें आपके लिए होंगी, जो शुरुआत कराती इस युद्ध की वह होती है तात्कालिक कारण। तो एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक कारण पर। आखिर राजनीति क्या है? राजनीति का मतलब होता है ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप करना। जब ब्रिटिश सरकार भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है, उसी को राजनीतिकरण कहा जाता है। अब समझिए क्या होता है कि भारत में बहुत लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा, परंतु 1600 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आती है, और जैसे व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो भारत की धीरे धीरे कमियों को पहचानते हुए उसका लाभ उठाती है। और 1757 ईस्वी में पहली बार प्लासी के युद्ध के समय वो क्या करती है, बंगाल के क्षेत्र को जीत जाती है। उसके पश्चात बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध के पश्चात कई सारे हिस्सों को भारत में जीत लिया जाता है। इस प्रकार से कि ब्रिटिशों का शासन भारत में शुरुआत होती है। और मुग़ल शासक जो थे वो धीरे धीरे क्या होते हैं, औरंगजेब के पश्चात औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात वहाँ के लगभग जो शासक थे वे धीरे धीरे कमज़ोर हुआ करते थे। कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनका खूब लाभ उठाया, और एक समय ऐसा आया कि उनको उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया। अब होता क्या है, एक शासक थे अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय के पेंशन को यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि भैया आप केवल शासन मात्र हैं, शासक सिर्फ नाम मात्र के लिए हैं, आपको सिर्फ पेंशन पर रह करके अपने जीवन यापन को करना चाहिए, आपके पद को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से अकबर द्वितीय केवल और केवल पेंशन पर थे। बाद में क्या होता, वही पेंशन लगातार लंबे समय तक चलता रहता है। तो पेंशन को बढ़वाने के लिए अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को ब्रिस्बेन भेजा जाता है, यानी इंग्लैंड भेजा जाता है, और ब्रिस्बेन नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय।
इसके पश्चात कहानी तब शुरू होती है, राजनीति में मुख्य रूप से हिस्सेदारी तब शुरू होती है जब एक शासक आता है, यानी एक गवर्नर आता है जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति लाई जाती है जिसे कहा जाता है हड़प की नीति, जिसे हड़प की नीति कहा जाता है। हड़प की नीति शब्द से ही लगता है किसी क्षेत्र को क्या किया जाए भैया, हड़प लिया जाए। तो इसने क्या किया कि इसने आरोप लगाया कि जितने ऐसे लोग हैं जिनके आगे वंश चलाने वाले कोई नहीं है, उनको ब्रिटिश सरकार अपने अधीन में ले लेती है। तो इसने क्या किया, क्षेत्रों को अलग अलग राजनीति करके उनके क्षेत्रों को अलग अलग, जो राजा हमारे यहाँ हुआ करते थे उनके क्षेत्रों को हड़पना शुरू कर दिया। इसीलिए इसकी नीति को हड़प की नीति कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग तरीक़ों का आरोप लगा करके उनके क्षेत्रों को धीरे धीरे हड़प लिया गया। ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पा गया था, इन क्षेत्रों के बारे में हम लोग आइए देखते हैं, जो आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो बात करें डलहौजी के हड़प की नीति की, तो डलहौजी की हड़प की नीति के अंतर्गत 1848 ईस्वी में सबसे पहले एक क्षेत्र को हड़प की नीति के अंतर्गत लाया जाता है जिसे सतारा बोलते हैं, और 1849 ईस्वी में जैतपुर और संभलपुर को, दो ऐसे क्षेत्र को, जैतपुर और संभलपुर को, दोनों क्षेत्रों को 1849 में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ला दिया जाता है। 1850 ईस्वी में एक क्षेत्र होता है बघाट, बघाट को लाया जाता है, और 1852 ईस्वी में उदयपुर को इसके अंतर्गत लाया जाता है। उसके पश्चात 1853 ईस्वी में झांसी को इसमें लाया जाता है, और 1854 ईस्वी में नागपुर में, और 1856 ईस्वी में अवध को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 1848 से लेकर के 1856 के बीच लगातार डलहौजी के द्वारा हड़प की नीति के अंतर्गत उनके प्रदेशों को, उनके क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार अपने अधीन करती जा रही है। अब जब इतने क्षेत्रों को लगातार हड़प की नीति के अंतर्गत लाया गया, उनके क्षेत्रों को हड़पने का प्रयास किया गया, तो लोग इसके प्रति ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू किया। परंतु होता क्या है, ये सब तो लगातार चलते रहते हैं। 1856 ईस्वी में जब अवध को लूटा, यानी अवध को ब्रिटिश के अधीन लाया जाता है, तो अवध में आप समझिए, अवध का एक क्षेत्र पड़ता है लखनऊ। उस लखनऊ वाले क्षेत्र में एक वाजिद अली शाह करके एक शासक हुआ करते थे लखनऊ के। तो लखनऊ वाले क्षेत्र में वाजिद अली शाह करके एक शासक हुआ करते थे। वाजिद अली शाह को भी क्या किया गया, उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया। और जब ये चीज़ें होना शुरू हुआ तो वहाँ पर भी क्या होता है, अलग अलग हिस्सों पर अब जितने लोगों को, ये क्षेत्रों को जीतता हुआ, यानी ब्रिटिश सरकार के इनके राज्यों को कोई छीन ले, मान लीजिए कोई घर में आकर के आपके चीज़ों को छीन ले, तो आप भी जब मौका पाएंगे तो आप क्या करेंगे, उसके हमेशा आप उसका कह सकते हो कि उनका निहित करने के लिए आप सोचेंगे। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आप समझिए कि ब्रिटिश सरकार इस तरीके से काम कर रही, यानी डलहौजी की ये नीति ऐसी बनी कि 1857 की कहीं ना कहीं क्रांति कराने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। दूसरे कारण की हम लोग बात करें तो दूसरे कारण की हम लोग अगर बात करें तो भैया सामाजिक कारण था। ये तो पहला ऐसा कारण राजनीति को लेकर के हुआ। दूसरा कारण था सामाजिक कारण। और सामाजिक कारण में क्या क्या बातें होती हैं समझिए। समाज में लोगों को क्या किया गया, हस्तक्षेप किया गया। समाज के लोगों को आप समझिए कि एक अधिनियम आता है 1813 का अधिनियम, और 1813 के अधिनियम में एक बात किया जाता है कि भारतीय शिक्षा पर, प्रश्न भी पूछा जाता है, भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा। भारतीय शिक्षा पर कितना खर्च किया जाएगा, 1 लाख रुपए। तो इससे क्या होता है, और पहली बार यही 1813 नियम के तहत पहली बार दिया जाता है कि भारत में ईसाइयों का प्रवेश भी होगा।
तो जब ईसाइयों का प्रवेश पहली बार शुरू होता है, भारत में जब ईसाई लोग आएंगे तो भारतीयों को ही पढ़ाना शुरू करते हैं, और भारतीयों को जब वे पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनके इंटरनल मामले में इंटरफेयर करते हैं। अब होता क्या है कि समाज में रहने वाले वर्ग, पहली चीज़ तो छुआछूत से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित था भारत। उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखिए कि जो वर्ग हुआ करते, वर्ग विभेद की यहाँ बातें की जाती थी। वर्ग में आप समझिए जो 4 वर्ग बटे हुए थे। जो पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उसके स्थान पर गुप्त काल में आ जाती आपकी जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग जातियों में लोग बट गए थे। तो समाज में एक तरीके से छुआछूत की भावना थी। तो ब्रिटिश सरकार ने इसका फ़ायदा उठाया, और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को काला कह करके पुकारती थी। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश सरकार अपने आप को गोरा मानती थी और कहती थी कि आप लोग काले हैं। जो भी इनके यहाँ धर्म जो चीज़ें होती थी, भारत के धर्म के लोगों को भेदभाव किया जाता था। अब समाज में कुछ ऐसी भी कुरीतियाँ थीं जो पहले से ही चल रही होती हैं, कुछ ऐसी भी जिसमें आप समझिए समाज में सती प्रथा था। सती प्रथा के साथ साथ जाति व्यवस्था थी, जाति प्रथा जो था ही। उसके बाद आप समझिए बाल विवाह हुआ करता था, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह आदि चीज़ें जो होती थी, ये सब भारत में बहुत पहले से ही व्याप्त थी। तो सती प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब कुरीतियों में हस्तक्षेप करना शुरू किए ब्रिटिश सरकार वाले। वास्तव में अगर आप देखोगे तो सती प्रथा एक महिला के लिए एक कह सकते हो कि अभिशाप के बराबर था, परंतु ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया, और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय के द्वारा भी ये प्रयास किया गया कि सती प्रथा को ख़त्म किया जाना चाहिए। परंतु अब कुछ ऐसे विचारधारा जो पहले से ही बहुत पुरानी आपकी परंपरा चलती आ रही है, उस परंपरा में अगर आप हस्तक्षेप करोगे तो वहाँ के लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसीलिए जब ब्रिटिश सरकार ने इनके ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश सबके जनता के अंदर व्याप्त हो गया, और कहीं ना कहीं जा कर के 1857 यानी एक चिनगारी की आवश्यकता है। वो चिनगारी अभी मिली नहीं है, चिनगारी अभी आगे हम लोग तात्कालिक कारण में देखेंगे, परंतु उनके जनता के मन में इन सब चीज़ों को, जो लोग पहले से ही समाज से जुड़े हुए थे, इन कुरीतियों से ग्रस्त थे, यानी अपने परंपरा को पालन कर रहे थे, वे लोग क्या करेंगे, आगे चल कर 1857 की क्रांति में भाग लेंगे। तो ये रहा भैया आपका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अलावा हम लोग बात करेंगे, इसके पश्चात धार्मिक कारण की बात करते हैं कि धार्मिक कारण, धर्म में क्या क्या चीज़ें थी, किस प्रकार से धार्मिक कारण में धर्म में हस्तक्षेप किया जाता है। तो धार्मिक कारण, धार्मिक कारण की बात करें तो धर्म में किस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाएगा। समझिए, धर्म में हस्तक्षेप आप समझिए, अभी मान लीजिए कि आपका धर्म हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या कोई भी धर्म हो, आपके धर्म के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करेगा तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, सीधी सी बात है। उसी प्रकार से उस समय भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा धर्म में हस्तक्षेप किया गया। जैसे हिंदुओं को क्या कहा गया कि आप टीका नहीं लगा सकते हैं, आप पगड़ी नहीं बांध सकते हैं। इस तरीके से जब लोगों को तौलना शुरू किए, मंदिरों में जाने पर टैक्स लगा दिया गया कि मंदिर में आपको जाना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब टैक्स देना, ये सब चीज़ें होने लगी, तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों का एक बड़ा सा जो है आंदोलन तैयार होना शुरू हुआ। आक्रोश लगातार बढ़ता गया। उसमें होता क्या है कि 1815 ईस्वी में, सबसे पहले 1815 ईस्वी में बेल्लौर नामक स्थान पर वहाँ के सैनिकों के द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया गया था। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि पहला धार्मिक विद्रोह कब हुआ था, तो पहला धार्मिक विद्रोह 1815 ईस्वी में हुआ था। तो 1815 ईस्वी में बेल्लौर नामक स्थान पर ये किया गया। कैसे था भैया? सैनिकों को, क्योंकि सैनिकों को क्या था कि सैनिकों को पहली बार चंदन लगाने से मना कर दिया गया था। जब चंदन लगाने से पहली बार मना किया गया तो उनके द्वारा पहला विद्रोह किया जाता है। समय बीतता है, समय आगे चल रहा होता है। बाद में क्या होता है कि जैसे अब दूसरा कारण हम लोग बात करें कि धर्म को लेकर के अब
किसी को भी अगर आप जैसे पंडित है तो पंडित नॉर्मली क्या लगाते हैं, चंदन लगाते हैं। अब पंडित वर्ग हो, उस पंडित वर्ग को आप कहिए चंदन मत लगाए, तो क्या वो मानेगा? वो अपने आप में रुष्ट है, क्योंकि वो बलशाली अभी नहीं है, परंतु वो मौके का इंतजार कर रहा है कि कोई मौका मिल जाए, और मौका मिलने के बाद वो क्या करेगा, उस आंदोलन में भाग लेगा। तो इसके पश्चात ये तो धर्म के नाम पर हस्तक्षेप हो गया। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं सैनिक के लिए क्या था। सैनिक कारण क्या था? सैनिक कारण का मतलब होता है, समझिए, सैनिकों के प्रति रोष होना। सैनिक किस प्रकार रुष्ट होते थे, समझिए। पहली चीज़ तो ये था कि सैनिकों में भेदभाव किया जाता था। कुछ यूरोपीय हुआ करते थे, यूरोप के भी सेना शामिल थे, भारतीय सेना भी शामिल थी। भारतीयों को जहाँ भी ज़रूरत पड़ती, युद्ध वगैरह होते थे, उनको आगे कर दिया जाता था। दूसरी चीज़ ये थी कि उनको अगर कहीं बाहर जाते थे, पत्र वगैरह लिखना होता था या टेलीग्राम करना होता था, तो इनको क्या होता है, भारतीयों को उसका पैसा लगता था, जबकि यूरोपीय सैनिकों को पैसा मुक्त कर दिया जाता था। वेतन एक तो पहले से ही कम है, दूसरी चीज़ आपको वहाँ जाने के पश्चात टेलीग्राम लिखना पड़ता था। और ये भी एक कारण था कि धर्म के अंतर्गत कि ब्रिटिश यानी भारतीय लोग जो है समुद्र पार नहीं करना चाहते। यानी जब किसी दूसरे देश में आप जाओगे, समुद्री इलाका को आपको पार करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के 3 हिस्सों पर आप देखेंगे तो पानी पानी है। तो होता क्या है कि समुद्र को लोग हिंदुओं में देवता का रूप माना जाता है, तो उनको ये लगा कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है। इसके द्वारा किया गया था, पहली बार भी आपके सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया। अब समझिए कि सैनिक में जब इस तरीके से भेदभाव शुरू हुआ, पैसे को लेकर के, दूसरा आपको सामंजस्य को लेकर के, कहीं कहीं क्या होता था, मारपीट हो जाती थी, उनको काले करके पहले से ही बुलाते थे। और दूसरी चीज़ ये हुआ कि सैनिकों के द्वारा जब किसी प्रकार से टेलीग्राम लिखा जाता था, टेलीग्राम हटा दिया जाता उनके लिए, यानी पैसा लगाया जाता था। तो ये कारण लगातार चल रहे थे, लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन किसी में अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस विद्रोह को छेड़ सके, क्योंकि किसी विद्रोह को करने के लिए कुछ लोगों को एकत्रित होना जरूरी होता। अभी लोग एकत्रित नहीं हो रहे हैं, बार बार सिर्फ अपनी चीज़ों को जैसे देख करके आप अनदेखा कर देना, परंतु मौके की आप तलाश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मौका मिले और इन सब का क्या उठाया जाए भैया, फ़ायदा उठाया जाए। यानी हमेशा वो मौके की तलाश में कि कोई जब भी ज़रूरत पड़ेगी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हम जंग छेड़ देंगे। उसका रीज़न निकल करके आया तात्कालिक कारण में। अब तात्कालिक कारण क्या है समझते हैं हम लोग। तात्कालिक कारण में पहली बार देखने को ये मिला, तात्कालिक का मतलब होता है तत्काल में हुआ कारण, ऐसा विद्रोह या ऐसा कारण जो तत्काल में किया जाता है। अब समझिए तात्कालिक कारण में क्या आता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक राइफल लाई जाती है। उस राइफल में क्या होता है समझिए, राइफल जो थी उस राइफल में जो गोली बनती थी, गोली को मुंह से काट करके निकाल करके उसमें लगाना होता था। अब जो गोली बनी हुई थी वो जो उसका पैकेट था वो चर्बी, गाय की चर्बी से बना हुआ था। तो ये अफवाह उड़ गई, और अफवाह उड़ी कहाँ पर समझिए, अफवाह सबसे पहले आपके बहरामपुर में उड़ी, ठीक। उसके पश्चात आप समझिए कि वहाँ कर आप मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर छावनी एक स्थान पड़ता है, जो आपके बैरकपुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। बैरकपुर छावनी में एक व्यक्ति रहते हैं मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी के द्वारा सबसे पहले विद्रोह छेड़ दिया जाता है। एक चिंगारी मिल गई है, क्योंकि मंगल पांडे एक पंडित परिवार से आते थे, ब्राह्मण परिवार से थे। ब्राह्मण परिवार होने की वजह से उन्होंने अपने धर्म का ये धर्म को लेकर के ये माना कि उनका धर्म को अशुद्ध किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने, क्योंकि ब्रिटिश के प्रति रोष इसके पहले से ही चल रहा था, चंदन लगाने पर रोक लगाया गया था, पगड़ी पहनने पर रोक लगा दिया गया था। इस तरह की पहले ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयास किए गए थे। अब हुआ क्या कि जब कारतूस की बात आई तो ये हुआ कि भैया ब्रिटिश सरकार अब ऐसे मानेगी नहीं, इसके लिए एक युद्ध होना ही चाहिए। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि उनके द्वारा 29 मार्च 1857 ईस्वी को सबसे पहले मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया जाता है। और मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कैसे किया जाएगा समझिए। एक व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट बाग,
और ह्यूरसन, 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनको क्या किया जाता, हत्या कर दी जाती है मंगल पांडे के द्वारा। तो मंगल पांडे जो थे, आपसे जब पूछा जाए प्रश्न मंगल पांडे किस रेजिस्मेंट के थे, तो मंगल पांडे 34वीं रेजिस्मेंट के थे। इनके द्वारा सबसे पहले विरोध कहाँ किया गया था, यानी विद्रोह कहाँ किया गया था, तो सबसे पहले विद्रोह बैरकपुर छावनी से किया गया था। और बैरकपुर अगर आपसे पूछा जाए तो बैरकपुर याद रखिएगा मुर्शिदाबाद के बगल में, और मुर्शिदाबाद कहाँ पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। तो लेफ्टिनेंट बाग की जब हत्या की जाती है तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल की डेट को इनको फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है। और जब 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई तो विद्रोह धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लगातार ये क्या है, धर्म के प्रति ये माना। ब्रिटिश सरकार ये कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि गाय का मांस नहीं मिलाया गया है, परंतु होता क्या है कि जब लोग एक बार अफवाह उड़ गए तो उस अफवाह को सुनने के पश्चात कई सारे सैनिकों ने भारतीयों पर, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में लगातार विद्रोह हो रहे थे, उन पर गोली चलाना बंद कर दिया, यानी चलाने से मना कर देते। समय बीतता गया, लगभग 10 मई की समय 10 मई का डेट आता है, और 10 मई के द्वारा मेरठ के कुछ सैनिकों के द्वारा, याद रखिएगा, मेरठ के कुछ सैनिकों के द्वारा पहली बार विरोध किया जाता है। विद्रोह करके 11 मई को ये लोग विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं, और 12 मई को डेट को दिल्ली को स्वतंत्र करा ले जाते हैं। तो प्रश्न भी अगर पूछा जाए कि वास्तव में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, तो 10 मई की डेट से हुआ था। मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह कब किया था, तो 29 मार्च को किया था। ठीक है, तो 10 मई को विद्रोह प्रारंभ होता है, और 12 मई की डेट को दिल्ली को स्वतंत्र करा लिया जाता है, यानी दिल्ली क्या हो जाती है, स्वतंत्र कर ली जाती है। और दिल्ली को स्वतंत्र करा के वहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय को राजा बना दिया जाता है। बहादुर शाह जफ़र या द्वितीय उन्हीं को बोलते हैं। बहादुर शाह जफ़र को भारत का सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। तो भारत का सुल्तान जब घोषित किया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार अब चुप बैठने वाली थी नहीं। तो जब ब्रिटिश सरकार जो है चुप नहीं बैठेगी तो लास्ट में जा कर के सितंबर, कुछ महीने तक कब्जे में सैनिक लोग अपना दिल्ली को रखते हैं, परंतु सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली को वापस ब्रिटिश सरकार कब्जे में ले लेती है। और जब दिल्ली को वापस कब्जे में ले लेगी तो उसके पश्चात ये बहादुर शाह जफ़र जो थे, इनको रंगून जेल भेज देती है, इनको काला पानी की सज़ा हो जाती है, वहीं पर इनकी जा कर के मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली में ये जब चीज़ें चल रही थी तो दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी विरोध शुरू हुआ। क्यों हुआ, उसका कारण मैंने आपको बताया। कुछ लोग तो धर्म के नाम पे सताए गए थे, कुछ लोग समाज में काले और गोरे को लेकर के जो चल रहा था उसके नाम पर, सती प्रथा, जाति प्रथा, ये जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनको दूर करने, उनमें हस्तक्षेप किया, उसको लेकर के कई सारे लोग विद्रोह किए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो डलहौजी के हड़प की नीति का शिकार हुए थे। इन सब चीज़ों में अलग अलग हिस्सों में इस विद्रोह को अंजाम दिया गया। तो जब ये अलग अलग हिस्से इसके क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका विरोध, कौन कौन नेतृत्व किया था, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था। सबसे पहले बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में मैंने आपको बताया था कि वाजिद अली शाह को जब हटा दिया जाता है उनके शासनकाल से, यानी पद से अपदस्थ कर दिया जाता है, तो उनकी जगह लेने के लिए, विद्रोह करने के लिए बेगम हजरत महल आती है। इनका एक लड़का होता है बिरजिश कादिर, तो उनको राजा घोषित करके उनके नेतृत्व में लड़ाई किया जाता है। तो लखनऊ में विद्रोह करने का जो था, यानी नेतृत्वकर्ता कौन थी, तो बेगम हजरत महल, यहाँ के विद्रोह को दबाने वाले कैंपबेल नामक एक सेना नायक था। कानपुर में बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब, जिन्हें धोधू पंत के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा कानपुर में विद्रोह किया जाता है, परंतु वे स्वयं नेतृत्व ना करके तात्या टोपे को इसकी जिम्मेदारी देते हैं। तात्या टोपे का वर्तमान यानी बचपन का नाम रामचंद्र पांडुरंग था। प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ के विद्रोह को भी कैंपबेल नामक एक सेना नायक ने दबाया हुआ था। रामचंद्र पांडुरंग को धोखे से मार दिया जाता है। एक सिंधिया परिवार के थे, उन्होंने इनको ले जा कर के धोखे से अंग्रेज़ों के हवाले कर देते हैं। बाद में इनको फांसी की सज़ा हो जाती है।
इसके पश्चात झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के रूप में किया जाता है और इनके पुत्र थे। मैंने आपको बताया ना कि हड़प की नीति का शिकार ये स्वयं हुई थी और हड़प की नीति से आप समझिए, क्योंकि दत्तक पुत्र को ये मान्यता नहीं देते हैं, ये कहते हैं कि खुद का खून होना चाहिए, इसीलिए दामोदर राव को ये ले करके रानी लक्ष्मीबाई जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1853 ईस्वी में सबसे पहले हड़प का शिकार बनाया जाता है इसको, तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई इसका नेतृत्व करती है, परंतु ह्यूरोज नामक व्यक्ति के समक्ष समर्पण कर देती हैं और बाद में इनकी उसी समय वीरगति को प्राप्त होती है। इसके पश्चात बिहार की बात करें तो बिहार के 80 साल के एक वृद्ध व्यक्ति जिनका नाम बाबू कुंवर सिंह था, जगदीशपुर भी आपको मिलता है, तो बिहार या जगदीशपुर जो भी आपके ऑप्शन में आए उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया जाता है, परंतु लंबे समय के दौरान बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात विलियम टेलर के द्वारा बिहार को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसके पश्चात ऐसे ही विद्रोह आगे बढ़ता है इलाहाबाद, और इलाहाबाद बढ़ने के साथ मौलवी लियाकत अली के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है और कैंपबेल नामक अधिकारी के द्वारा इसको भी विद्रोह को दबा दिया जाता है। फैजाबाद ऐसे आता है, मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है और ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका भी दमन करके इसको अपने हिस्से में मिला लिया जाता है। ऐसे ही बरेली से आपके खान बहादुर खान के नेतृत्व में विद्रोह किया जाएगा और इसको भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा दबा दिया जाता है। मथुरा रहा, मथुरा में देवी सिंह के द्वारा किया जाता है और ऐसे ही गोरखपुर में गजाधर सिंह के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे ही आपके समझ लीजिए मंदसौर में कंपेश्वर सिंह आते हैं। तो अलग अलग हिस्सों से अलग अलग आपके विद्रोह किए जाते हैं, परंतु फिर भी यह विद्रोह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता है। उसका क्या कारण रहते हैं, यानी असफलता के क्या कारण हो सकते हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आपके एग्ज़ाम के लिए यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके असफलता के क्या क्या कारण रहे। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर क्या हुआ इसके 1857 के असफल होने का। तो पहली चीज़ तो असफलता को अगर हम लोग बात करें तो असफलता कैसे होती है, यानी इसमें असफल लोग क्यों होते हैं, असफलता के कारण। विद्रोह इतने समय से चलता भी है और लंबे समय तक लोग अलग अलग इलाकों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध भी लड़ते हैं, परंतु फिर भी ब्रिटिश सरकार जीत जाती है। इसका क्या कारण रहा? पहला कारण आप अगर देखें तो सबसे पहले तो भैया अगर देखा जाए तो समय निर्धारित ना होना, यानी तिथि कह सकते हो या तिथि निर्धारित नहीं थी। तिथि को निर्धारित वास्तव में किया गया था 13 मई को, लेकिन ये शुरू हो जाता है समय के पहले, अर्थात 10 मई को शुरू हो जाता है। दूसरा अगर बात करें तो इसमें एकता नहीं दिखाई देती है। एकता न दिखने का रीज़न क्या है? एकता का मतलब होता है कि सब संगठित, एकता या कह सकते हो संगठित होना, संगठित होकर के युद्ध नहीं कर रहे थे और एक लक्ष्य निर्धारित नहीं था। ये एक सैनिक कारण ही माना जा रहा था, क्योंकि संगठित होकर के अगर सब लोग युद्ध करें, कहते एक उंगली के बराबर, एक उंगली से अगर मारोगे दीवार में तो एक उंगली टूटने का डर रहता है, परंतु अगर आप पूरे मुट्ठी भर करके आप चीज़ों को मारेंगे तो प्रहार बहुत तेज़ से पड़ता है। तो संगठित हो करके ये काम नहीं किया गया था, इसके भी इसीलिए कहीं न कहीं ये असफल हो जाता है। दूसरी चीज़, सेना में जो थे, सेना के अलावा जो थे और अन्य लोग, यानी सामाजिक वर्ग में लोगों ने इसका साथ नहीं दिया। ख़ास तौर पे पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने साथ नहीं दिया, और पढ़े लिखों के साथ साथ यानी शिक्षित वर्ग का इसमें जुड़ाव ना होना, यानी शिक्षित वर्ग एक ख़ास तौर पे ये मानते थे कि शिक्षित वर्ग का जुड़ाव ना होना। दूसरी चीज़, चौथी चीज़ ये बात करें तो व्यापारी वर्ग इसमें नहीं आए, यानी व्यापारी वर्ग इसलिए नहीं आए, साथ ही इसका कारण ये था कि व्यापार वालों को इससे कुछ लेना देना नहीं था। किसान वर्ग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे। इसका मतलब सीधा सी अगर बात करें तो मध्यम वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो मध्यम वर्ग के लोग बहुत कम ऐसे थे जो इनमें शामिल होने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ आप समझिए इसमें एक कारण आपका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये था
कि यहाँ पर जो लोग यानी रजवाड़े रहते थे, रजवाड़े का मतलब ये है कि जो लोग यहाँ पर पहले से ही रियासतें होती थीं, जो बड़े बड़ी रियासतें थी, वे रियासतें यहाँ पर सपोर्ट कर रही थी ब्रिटिश सरकार का, क्योंकि रियासतों को आप देखेंगे तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जल्दी छेड़ा नहीं गया है और लंबे समय तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने शासन किया तब तक रियासतें कायम रही। उसका रीज़न क्या था कि रियासतों में बहुत भारी मात्रा में आपके राजा हुआ करते थे और बहुत इलाके में अलग अलग होने के साथ ब्रिटिश सरकार को लगातार सहायता देते थे। जब भी ज़रूरत पड़ती थी पैसे से लेकर के या किसी अन्य संसाधनों से, वो हमेशा मदद करते थे। तो इस युद्ध में भी ब्रिटिशों का साथ देने वाले कौन थे? आपकी रियासतें। इसी वजह से क्या होता है कि 1857 की क्रांति असफल हो जाती है, परंतु आप इसको पूर्ण रूप से असफल नहीं कह सकते हैं। इसके पश्चात होता क्या है, कुछ इसके सफलता के भी लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि 1858 ईस्वी में 1 नवंबर 1858 में कैनिंग के द्वारा एक पत्र पढ़ा जाता है रानी विक्टोरिया का। उस पत्र में क्या लिखा गया था, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रानी विक्टोरिया का एक पत्र लिखा जाता है, यानी पत्र 1857 की क्रांति के पश्चात आता है। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को कहाँ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में पहली बार पत्र पढ़ा जाता है। किसका पत्र पढ़ा जाएगा? रानी विक्टोरिया का। रानी विक्टोरिया कौन थी? इंग्लैंड की महारानी थी। और इस पत्र को पढ़ने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग। अब आप समझिए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस पत्र को पढ़ा जाता है। इनका एक पत्र भेजा जाता है, क्योंकि 1857 में पहली बार विद्रोह इतने बड़े स्तर पर किया गया, तो ब्रिटिशों को एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या क्या इन बातों में कहा जाता है। धर्म में हस्तक्षेप नहीं करूँगा, क्योंकि धार्मिक विद्रोह हुए थे। धार्मिक कारण भी आपके 1857 का एक हिस्सा रहा। उन्होंने कहा कि धर्म में सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिकों को लेकर के विद्रोह। सैनिकों का क्या किया गया भैया? एक आयोग गठित किया गया सैनिकों के लिए, सेना का पुनर्गठन किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया। और सेना का पुनर्गठन में एक आयोग बनाया गया, पील आयोग। पील आयोग को गठित करके पहली बार सेना का गठन किया गया और यूरोपीय सेना की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ाया गया, जो भारतीय सेना ज़्यादा हुआ करती थी। दूसरी चीज़ ये भी कहा गया कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको विधवा 1858 की अधिनियम के बारे में मैंने बात किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जब ये पत्र पढ़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी डर था ब्रिटिश सरकार को कि आगे ऐसा विद्रोह ना हो। इसी के पश्चात फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया जाता है। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति असफल होते हुए भी कहीं न कहीं कुछ हद तक सफल रहती है और भारतीयों के कुछ मांग को स्वीकार किया जाता है। और इसी 1858 ईस्वी में एक भारत सचिव को गठन करके 15 सदस्यीय टीम को यहाँ भेजा जाएगा और 15 सदस्यीय टीम के तहत ये भारत के मामलों को देखने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो कुल मिलाकर के 1857 की क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जिसे कहा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई पहली क्रांति थी। इस तरीके से आप 1857 के बारे में जानते हैं। आप आगे भी ऐसे क्लासेस को देखते रहिएगा। हम आगे के क्लास में आपको ऐसे वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।